जगत के अनेक नायक नायिकाओं, गीतकारों, संगीतकारों, कहानीकारों, निर्माता, निर्देशकों ने हिंदी के माध्यम से अपनी पहचान बनाई है। यही कारण रहा है कि गैर हिंदी भाषी कलाकार भी हिंदी में आए और उन्हें पहचान मिली। उन्होंने समय और समाज के उभरते हुए सच को सामने लाने का सफल प्रयास भी किया है। तो दर्शकों, हमारे आज के अतिथि भी ऐसे ही हैं जिन्होंने हिंदी को समृद्ध किया है और आज भी हिंदी को समृद्ध कर रहे हैं। आपने कई कहानी और कविताएं लिखी हैं, साथ ही साथ गृह पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। और यही नहीं, आपने रेडियो स्वरंगन की स्थापना भी की है। हम बहुत कुछ बातें करेंगे उनसे, तो चलिए हम बुलाते हैं अपने आज के अतिथि मुकेश जी को। मुकेश जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे चैनल कोना मन का में। आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आज इस बहाने से आपके चैनल के सभी सदस्यों और देश के साहित्यकारों से मुझे रूबरू होने का अवसर मिल रहा है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। सर, बैंक में आप काम कर रहे थे, फिर राजभाषा की राह आपने कैसे पकड़ी? हाँ, ये कुछ ऐसा हुआ कि बैंक में नए राजभाषा अधिकारियों और अनुवादकों की भर्ती तो एक सामान्य प्रक्रिया के तहत होती थी। वर्ष 2005 में एक सर्कुलर आता है और उसमें लिखा था कि यदि आप निम्नलिखित अर्हताओं को पूरा करते हैं और सामान्य अधिकारी से राजभाषा अधिकारी बनने के इच्छुक हैं तो आपका स्वागत है। उन अर्हताओं में सबसे बड़ी बात यह थी कि एमए हिंदी आपको होना चाहिए। अब मेरा सौभाग्य था कि मैंने वर्ष 1980 में एमकॉम किया और उसके 9 वर्षों बाद हिंदी साहित्य में रुचि और हिंदी भाषा पढ़ने के लिए मैंने एमए हिंदी भी किया। अब ये उनकी अर्हताएं थी और मेरे पास मौजूद था सब कुछ, क्योंकि मैंने पत्रकारिता में भी तब तक मास्टर डिग्री ले ली थी। तो मैंने उसमें आवेदन कर दिया और उन्होंने मुझे इसमें सेलेक्ट कर लिया। अब मैंने यूँ देखिए कि 24 वर्ष सामान्य बैंकिंग की और 14 वर्ष मैं राजभाषा अधिकारी के रूप में अपने बैंक में काम करता रहा। फिर तो राजभाषा अधिकारी के कार्यकाल के दौरान कोई तो रहा होगा जिसने आपको प्रभावित किया हो। जी, एक लंबी अवधि में ऐसा संभव होता है। मैं यूँ कहूँ कि याद करता हूँ तो दिग्गज साहित्यकार भगवान अटलानी की कहानियाँ मैं पढ़ा करता था। बाद में पता चला कि वो हमारे बैंक में ही है। ऐसे ही एक बार उनको राजभाषा अधिकारी का चार्ज दे दिया गया। अपने उस कार्यकाल के दौरान वो एक बार बीकानेर विजिट करने आए, मुलाकात हुई और उन्होंने मेरी हिंदी में रुचि देखकर मुझे हिंदी मानसेवी बना दिया। वर्ष 2005 में जब ये राजभाषा अधिकारी बनने की बात आई तो मेरा साक्षात्कार मुंबई में होना था। मुंबई पहुंचकर देखा तो वहाँ पर उप महाप्रबंधक का नाम डॉक्टर सुरेश कांत बाहर लिखा हुआ था। उन्होंने ही मेरा साक्षात्कार लेना था। ये नाम मैंने सुना हुआ तो था। फिर उनसे बातचीत हुई और सब कुछ सही चला
और मुझे सेलेक्ट कर लिया गया। बाद में भी इन दोनों से ही मुझे मदद मिलती रही। डॉक्टर सुरेश कांत ने राजभाषा को लेकर मेरा अच्छा मार्गदर्शन किया और साहित्यिक रुचि एक जैसी होने के कारण हमारा बैंकिंग के अलावा और भी बातचीत हमारी चलती रही। प्रयास पत्रिका वो निकालते थे, उसमें भी उन्होंने मेरी रचनाओं को शामिल किया, मेरे पत्रों को शामिल किया। साथ ही दूसरे अधिकारी भी थे जिन्होंने मुझे सहयोग किया। यहाँ पर यह भी हुआ कि कुछ लेखकों से भी परिचय बढ़ता गया और हिंदी प्रेमियों से तो मेरा मिलना हुआ ही। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि राजभाषा अधिकारी के पद पर काम करते हुए मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिले कि आप सही जगह पर आ गए हैं, आपकी रुचि हिंदी में है। अपनी साहित्यिक यात्रा के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। जी, कलम तो मैंने कॉलेज के समय में पकड़ ली थी, कुछ लिखता रहता था। एक बार फिर क्या हुआ कि पत्रिका, कॉलेज की पत्रिका निकलनी थी, तो उसके लिए रचनाएं आमंत्रित की गई। तो मैंने एक व्यंग लिखा क्रिकेट पर और डॉक्टर आदर्श सक्सेना जो हमें हिंदी पढ़ाया करते थे उस पत्रिका का संपादन करने वाले थे। तो मैंने अपनी वो रचना उन्हें दी। कुछ समय बाद जब पत्रिका छपी तो मुझे किसी ने बताया कि आपकी रचना छपी है। फिर एक दिन मुझे डॉक्टर सक्सेना ने बुलाया और कहा कि बहुत अच्छा लिखा था आपने, ऐसे ही लिखते रहो, और एक प्रति पत्रिका की अपने हस्ताक्षर करके मुझे भेंट की। ऐसे ही बैंक का राजभाषा विभाग सितंबर माह में अपनी प्रतियोगिताएं कराता था। जब एक बार एक कहानी प्रतियोगिता की बात आई तो मैंने एक कहानी लिखकर वहां पर भेज दी। वो कहानी प्रथम आ गई। बाद में वो कहानी हमारे बीकानेर के प्रख्यात साहित्यकार जो राजस्थानी में ज़्यादा लिखते थे, उन्होंने वो रचना पढ़ी और घर आकर मुझे आशीर्वाद दिया और ये भी कहा कि ये भावनाएं हमेशा अपने मन में रखना और ऐसी ही कहानियाँ लिखते रहो। वो मेरे फादर इन लॉ श्री हरदर्शन सहगल जी के खास दोस्तों में से थे। तो ये हौसला बनता रहा, कुछ लिखते रहे। आकाशवाणी में भी रचनाएं प्रसारित होती रही। 1998 में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो 1 माह तक मैं बिस्तर पर रहा। उस दौरान मैंने अपने समय का सदुपयोग किया और मैंने 4-5 नई कहानियां उन दिनों में लिख डाली। फिर जब ठीक हो गया तो बाद में मेरा विचार बना कि क्यों ना इसे एक पुस्तक का रूप दे दिया जाए। कहानियां मेरे पास थी। फिर मैंने उन कहानियों को दोबारा ठीक किया और कहीं जरा सा नाम से एक मेरी पुस्तक आ गई। अपनी रचनाएं, कोई किस्से सुनाएं। हम सफर की योजना कैसे बनी, और फिर कहानी संग्रह पत्तल के बारे में भी दर्शकों को कुछ बताएं।
सेवानिवृत्ति के आसपास पहुंचा तो मैंने अपनी रचनाओं को समेटना शुरू किया। इस बीच मेरी कोई पुस्तक वगैरह की योजना नहीं थी। फिर मैंने कुछ लघु कथाएं और कुछ छोटी कहानियों को इकट्ठा किया। इनकी विशेषता ये थी कि इसमें यात्राओं का वर्णन था और उन यात्राओं के दौरान जो भी कुछ हादसे हुए या कुछ खुशियाँ मिली, उन सब को मैंने इन लघु कथाओं में लिखा। दिल्ली में मेट्रो के किस्से भी थे, चार्टर्ड बस के भी किस्से थे। आपको याद होगा 2012 में निर्भया कांड हुआ तो उस समय चार्टर्ड बंद हो गई थी। एक लंबे समय बाद जब उस ड्राइवर से वापस मुलाकात हुई तो उसके हालात पर जो है मैंने फिर एक कहानी लिखी। तो इस तरह से फिर कहना चाहिए कि सेवानिवृत्ति के बाद ही मैंने इस पे काम किया और जयपुर के कलमकार प्रकाशन ने इसे छाप दिया। ये बात है मार्च 2020 की। अब किताब छप गई, सोशल मीडिया पे सूचना आ रही थी, लेकिन इस बीच में कोरोना आ गया। तो मार्च में छपी हुई किताबें अगस्त में जाकर बाहर आई। कुछ लोगों ने इसे पढ़ा, किसी ने अच्छा भी कहा, किसी ने थोड़ा सा नकारा भी। ठीक है, सुझाव तो मिलने ही चाहिए। मैंने भी अपनी उसमें जो भूमिका लिखी थी उसके अंत में ये लाइन लिख दी थी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इस पुस्तक की तारीफ करें, कमियां सुनकर भी मुझे अच्छा लगेगा। खैर, उसके बाद गंगानगर के कॉलेज की व्याख्याता डॉक्टर नवनीत वर्मा ने वो किताब पढ़ी तो उन्होंने उसे अपने एक स्टूडेंट को सौंप दी और कहा कि इस पर तुम लघु शोध लिख लो जो तुम्हारे एमए के पेपर के लिए ज़रूरी है। वो रेणु नाम की लड़की ने मुझसे संपर्क बनाए रखा। आमना सामना आज तक नहीं हुआ क्योंकि बीच में उस समय कोरोना चल रहा था, लेकिन उस लड़की को उस पेपर के लिए 90% से ऊपर नंबर मिले। ये बात मेरे लिए सुखद रही। तो इस प्रकार वो हमसफ़र किताब बन गई। हाल ही में 2023 में एक किताब पत्तल आई है। उसे राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर ने आर्थिक सहयोग प्रदान किया था। इसकी कहानियों में कहना चाहिए कि एक कहानी ख्वाब देखता खत थोड़ी अलग हटकर थी, जिसे पाखी ने छापा था, और एक कहानी हेड एंड टेल मैंने एक प्रतियोगिता में भेज रखी थी जिसे साहित्य समर्था के लिए नीलिमा टिक्कू मैडम जयपुर में आयोजित करती हैं। वो कहानी उसमें भी चुन ली गई। और भी कहानियाँ एक दो जिसमें केले वाला कोरोना पर थी, एक व्यंग्यात्मक कहानी थी, और एक कहानी मानवीय भावनाओं पर एक बिल्ली और एक महिला को लेकर उसमें मैंने लिखी थी। अब इस पुस्तक का देखते हैं कि कैसे स्वागत होता है। रेडियो से कैसे जुड़े? रेडियो बचपन से ही सुनता रहा हूँ। मुझे याद है 12 वर्ष की उम्र रही होगी तो एक बार रेडियो पर मेरा नाम भी आया फरमाइशी कार्यक्रम में। उसके बाद ये सिलसिला
चल निकला और श्रोता संघ भी बने। इन रेडियो पर पत्रिकाएं भी निकली। हमने भी एक पत्रिका निकाली थी, युवा रंग। उसमें रेडियो से ही संबंधित सामग्री थी। मैं प्रोग्राम बनाकर भेजा करता था रेडियो सिलोन पर, और वहाँ पे वो प्रसारित भी होते थे। विजय लक्ष्मी उद्घोषिका थी, दलवीर सिंह परमार थे, मनोहर महाजन के भी कार्यक्रम आते थे। तो उन कार्यक्रमों में शीर्षक संगीत, वाक्य गीतांजलि, जब आप गा उठे, इस तरह के कार्यक्रमों में हम पत्र भी लिखा करते थे। दूसरे आकाशवाणी केंद्रों के लिए भी उनके कार्यक्रमों के ऊपर हम पत्र लिखते थे। तो ये सिलसिला चलता रहा। यहाँ मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस में 3 फरमाइशी कार्यक्रम रोज़ आते थे, एक सुबह, एक दोपहर में और एक रात को। उनके कार्यक्रमों में एक अलग ही मज़ा आता था। गीत एकदम नए नहीं होते थे, लेकिन उन गीतों पर वे कुछ ना कुछ, जैसे कहना चाहिए कि स्क्रिप्ट लिखा करते थे, वो भी प्रसारित होती थी। ऐसे छाया गीत विविध भारती का कार्यक्रम है, उसमें भी इस तरह से कार्यक्रम आता था। इसमें हम उनकी कार्यक्रमों पर टिप्पणियां भी हम अपनी करके भेजा करते थे, तो वो कभी कभी पढ़ा भी करते थे। एक कार्यक्रम रेडियो कश्मीर पर आता था, रेडियो कश्मीर प्रसारण से, उसका नाम था वादी की आवाज़। वो कार्यक्रम मैं कभी नहीं भूल सकता। उसमें अनाउंसर लोग ही होते थे, लेकिन वहाँ पर उनका उस कार्यक्रम के लिए नाम होता था मुंशी जी। ये स्वरांगन क्या है? ये कैसे शुरू किया? इसके बारे में भी कुछ बताएंगे। स्वरांगन तो मेरे घर का नाम भी है। मुझे शुरू से ही जैसे गीत संगीत में रुचि रही, तो घर का नाम मैंने स्वरांगन चुनकर रख दिया। उसके बाद फेसबुक वगैरह पे जब ये समूह वगैरह बने, तो मैंने उस नाम से ही एक समूह बनाया। उसमें कभी किसी फिल्म के बारे में या किसी गीत के बारे में अपने विचार में प्रस्तुत करता था। फिर मैंने उसमें 200 फिल्मी गीतों को चुनकर हर रोज एक दिन एक गाना, उसके ऊपर स्क्रिप्ट बनाकर, जैसा मैंने पहले बताया था कि छाया गीत वगैरह में जैसे होता है, तो उस पर लिखा और वो 200 दिन तक वहाँ पर चलता रहा। बहुत लोगों ने उसकी प्रशंसा की। इसके साथ साथ स्वरांगन में ही मैं साहित्य भी चाहता था, तो मैंने देश विदेश के वरिष्ठ लघु कथाकार, उपन्यासकार, कहानीकार, इन सब को पढ़ते हुए मैंने 100 दिनों तक एक लघु कथा प्रतिदिन नाम से स्तंभ शुरू किया। संक्षिप्त परिचय और वो उनकी लघु कथा वहाँ पर मैं डालता था। ऐसे ही 100 एपिसोड मैंने और किए, जिसमें एक कविता प्रतिदिन। यहाँ मैंने ये किया कि इसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी। पुराने जो भी साहित्यकार थे, उन सब की एक कविता रखी, और उसके अलावा दूसरे कवियों को भी उसमें प्रकाशित किया। इसके लिए तो एक बार 5-7 बार फ़ोन आ गए कि हमारी कविता भी इसमें डाल दीजिए।
तो मैंने उन्हें बताया कि भाई ये अभी मैंने सिर्फ वरिष्ठ लोगों के लिए या उनके लिए जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी रचनाओं को पढ़ने का सौभाग्य मुझे मिलता रहा। आप भी पढ़िए, फिर कभी ऐसा होगा तो हम यह आयोजन आगे जारी रखेंगे। स्वरांगन को लेके मेरा एक सपना है कि मैं इसे ऑनलाइन रेडियो बना दूं। सिनेमा तो सभी देखते हैं, आप भी देखते होंगे, मैं भी देखती हूँ, पर सिनेमा पर लेखन कब प्रारंभ किया, ये जरूर बताइए। सिनेमा बचपन से ही देखता आ रहा हूँ। हमारे पापा जी हर हफ्ते सिनेमा देखने जाते थे। कभी कभी हम लोग भी उनके साथ चले जाते थे। इसमें कुछ ऐसा हुआ कि कभी यार दोस्त बैठते थे तो सिनेमा पे टिप्पणी वगैरह करते थे या किसी हीरो हीरोइन की बात करते थे। तो बाद में मैंने कुछ थोड़ा बहुत इस पे लिखना शुरू कर दिया था। कोरोना काल के भीतर कहो, और क्योंकि सेवानिवृत्ति तो हो ही चुकी थी, मैंने एक बार राज कपूर के ऊपर लेख लिखने का प्रयास किया। बहुत मेहनत करी। कभी मेरे ख्याल में कम से कम मैंने 30-40 बार तो उसको फाड़ा होगा। उसके बाद एक लेख तैयार करके, उनकी जन्म तिथि 14 दिसंबर को होती है और उसी दिन दुर्भाग्य से कहना चाहिए कि पुण्यतिथि होती है गीतकार शैलेंद्र की। तो मैंने एक लेख तैयार करके अपने एक अखबार को भेज दिया। अखबार वालों ने उसे 14 दिसंबर को छाप दिया। तो मैं इस सिलसिले में मैं फिर आगे बढ़ गया। बहुत से कलाकारों, निर्देशकों, गीतकारों, संगीतकारों, गायकों पर मैंने बहुत लेख लिख लिए और मैं समय समय पर भेजता रहा और वो प्रकाशित होते रहे। दैनिक युग पक्ष में अभी एक श्रृंखला चल रही है, ये बीकानेर का ही अखबार है, निराले गीत करके। इसमें एक विषय कह लीजिए या एक पॉइंट कोई कह लीजिए, उनको मैं उठाता और उसके ऊपर उनके गीतों के बारे में पूरा विवरण देता था। और ये सिलसिला चल रहा है और इसके 50 एपिसोड आ चुके हैं। चाहता हूँ कि सिनेमा पर कोई किताब भी लिखूं। मेरे बहुत सारे मित्र आग्रह भी कर रहे हैं, तो मैं इस दिशा में प्रयासरत हूँ। और आज इस मन का कोना कार्यक्रम में आपने मुझे बुलाया, प्रश्न पूछे, मुझे भी अच्छा लगा। इनके मैंने जवाब देने की कोशिश की है। आपके दर्शकों और साहित्यकारों और सिने प्रेमियों को ये पसंद आएगा कार्यक्रम, मुझे ऐसी आशा है। आपने ये अवसर प्रदान करके मुझे कहना चाहिए कि प्रोत्साहित किया है। इसके लिए मैं आपका एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ और नमस्कार भी करता हूँ। नमस्कार। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आप हमारे मंच पर आए और आपने अपनी जानकारी साझा की। एक बार फिर से आपको धन्यवाद। और दर्शकों, कहीं ना जाइएगा, कोना मन का चैनल जरूर देखा करिए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिया करिए। हमें आपकी प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतजार रहता है। ये एक ऐसा मंच है जहां पर हम आपको नए नए लोगों से मिलवाते हैं और साथ ही साथ उनके जीवन के अनुभव, किस्से, कहानियां सब हमें सुनने को मिलता है, ताकि हम उनसे बहुत कुछ सीख सकें और आगे बढ़ सकें। वो कैसे अपने जीवन में आगे बढ़े।
तो इसलिए इस मंच पर रहना आपका जरूरी होता है, आपका आना जरूरी होता है। तो यहाँ पर जरूर आया करिए, हर हफ्ते हम आपसे मिलने का प्रयास करते रहते हैं।